नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज हम बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की जो आपके और हमारे जीवन पर असर डालती हैं। हम इन खबरों का विश्लेषण भी करेंगे। हम आपको आज बताएंगे कि अपराधियों की जाति और धर्म पूछने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान क्यों लिया और क्यों हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि किसी भी अपराधी से उसकी जात या उसका धर्म मत पूछिए। साथ ही साथ हम दिखाएंगे कि खौफजदा इजराइल में हिंदुस्तानी दूत हिंदुस्तानियों की जान बचाने के लिए कैसे पहुंचे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो हर एक राजनीतिक पार्टी को जींद बहुत प्यारा लगने लगता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं ये जींद ज़िला राजनीतिक पार्टियों के लिए जी का जंजाल बनते जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोटर्स को लुभाने के लिए कहा है कि जींद से उनका खून का रिश्ता है। उनके बयान को लेकर क्या क्या राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं और कैसे जींद को लेकर पूरी राजनीति गर्मा गई है, ये दिखा रही है बिग न्यूज बिग शो की ये पहली बिग रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों से हरियाणा की सियासत में प्रदेश का जींद जिला हाशिए पर रहा है। जींद के विकास को लेकर वादे और दावे तो बहुत किए गए, लेकिन 9 साल पहले तक जींद को उपेक्षा ही झेलनी पड़ी है। 10 सालों तक हरियाणा की हुकूमत संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर जींद की जनता को रिझाने में लगे हैं। वो जींद के साथ खूनी रिश्ते की दुहाई दे रहे हैं और जींद से समर्थन मांग रहे हैं। जींद में हुड्डा की रैली के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी, ये जींद को मैं हरियाणा का दिल मानता हूँ और जब हरियाणा का दिल धड़कता है तो सारे हरियाणा में ऊर्जा मिलती है। आज जो जोश है वो एक संकेत है साफ कि 2024 में आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। ये लोगों मन बना चुके 36 बरादरी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि जींद में उनका ननिहाल है, उनका खून का रिश्ता है। तो सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनके राज की याद दिला दी। दुष्यंत चौटाला ने तंज करते हुए पूछा कि जब जींद से उनको इतना ही प्यार है तो उनके राज में जींद के साथ पाकिस्तान जैसा व्यवहार क्यों किया गया। हुड्डा के बयान पर सियासत इतना गर्म हो गई है कि दुष्यंत चौटाला ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दुष्यंत चौटाला का आरोप है कि हुड्डा के राज में सिर्फ रोहतक का विकास किया गया और जैसे ही रोहतक बॉर्डर क्रॉस होता था वैसे ही जींद में विकास का काम रोक दिया जाता था। कुल मिलाकर दुष्यंत चौटाला का कहना है कि हुड्डा साहब ने जींद के साथ सौतेला व्यवहार किया। जनता आज कांग्रेस से विश्वास पूरी तरह हटा चुकी है और मैं ये मानता हूँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने का अधिकार तो सबके पास है। तो पहले पाकिस्तान जैसा व्यवहार क्यों किया जब रोहतक का बॉर्डर क्रॉस होते ही जींद में विकास कार्य रुक जाता। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन में ही जींद का विकास हुआ है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनना हो या फिर एक्सप्रेसवे से जुड़ने की बात। आज तो जींद को गति मिली है, मेडिकल कॉलेज हमारा बनकर लगभग कंप्लीशन पर है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप आने लगी, एक्सप्रेसवे आ गई। मैं मानता हूँ जींद का विकास इस सरकार में लिखा था और हमने करके दिखा। पूर्व की हुड्डा सरकार के दौरान कांग्रेस में ही रहे जींद के कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कई बार उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। उस वक्त चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में ही थे और रह रहकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जींद के साथ भेदभाव का आरोप लगाते रहते थे। बीरेंद्र सिंह आज भी कहते हैं कि हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में पूरी तरह से जींद की उपेक्षा की गई। बहरहाल जींद के विकास को लेकर सबके अपने दावे हैं और सबकी दलीलें हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले कई सालों में जींद ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में बेशक कांग्रेस को सत्ता मिली हो, लेकिन जींद जिले की सभी 5 सीटें कांग्रेस हार गई। 2014 की बात करें तो इस चुनाव में भी कांग्रेस को जींद जिले की सभी 5 सीटें गंवानी पड़ी। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिल पाई। पिछले 3 चुनावों के आंकड़े रह रहकर कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डराते रहते हैं और जींद को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन ये देखना होगा कि क्या इस बार कांग्रेस जींद का तिलिस्म तोड़ने में कामयाब होती है। क्या हुड्डा साहब का दांव इस बार चलता है या फिर जींद की जनता अपनी रिवायत पर कायम रहेगी।
जींद से परमजीत पवार, सूर्या समाचार। हिंदुस्तान की राजनीति में जाति और धर्म सबसे महत्वपूर्ण है और इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकती आई हैं। लेकिन अब कहा गया है जाति या धर्म किसी भी अपराधी का ना पूछा जाए। पहले कहावत आपने सुनी होगी, जाति ना पूछो साधु की। लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये सख्त लहजे में कहा है कि किसी भी अपराधी से उसकी जाति या उसका धर्म ना पूछा जाए। और ये जो आदेश हैं, ये जो संज्ञान है, उस वक्त आया है जब देश में हर तरफ जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति गर्म है। कुछ दल कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो कुछ कह रहे हैं जातिगत जनगणना से देश को, प्रदेश को और भाईचारे को बांटने का काम हो रहा है। पूरा क्या मामला है, एक बार फिर हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिग न्यूज बिग शो की इस दूसरी बिग रिपोर्ट के जरिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी। समाज की एकता अखंडता को जितना बड़ा धक्का पहुंचाने के लिए मुहिम चल रही है, तुच्छ राजनीतिक कारणों से, ये मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए भी, प्रदेशों के लिए भी अच्छा नहीं है। जाति धर्म का आडंबर तोड़ने की लाख कोशिशें कर लें, लेकिन सियासत है कि जाति धर्म की दीवारों को टूटने नहीं देती है। सियासी गलियारों में संसद से लेकर सड़क तक जाति धर्म का शोर सुनाई देता है और चुनाव में तो जाति धर्म पर आधारित दांव भी खूब चले जाते हैं। देश में इन दिनों जाति आधारित जनगणना की मांग जोरों पर उठ रही है। संसद में जाति को लेकर शोर मच चुका है। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है, तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने आनन फानन में जाति आधारित सर्वे भी करवा लिया और उसका डेटा सबके सामने रख दिया। साथ ही मांग की कि केंद्र भी जातिगत आधार पर जनगणना करवाए। सब कुछ का जो कराया गया, तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, आप उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा। तब हमको कोई पता नहीं क्या लगा। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार के जितना बढ़िया होगा। और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का, ये नेम कर रहे, एक ही बात हम नहीं कर रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। कार्य करना ना चाहिए, हम लोग कहाँ से डिमांड कर रहे हैं? आज से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जरा हमारा पूरा जब हम मंत्री थे तब भी कितना बोले थे ये होना चाहिए। समझिए, शुरू से हम लोग इस बात को कह रहे हैं। अब बिहार ने जातिगत सर्वे करवाया तो गैर बीजेपी शासित कई राज्य जनगणना करवाने को तैयार हैं।
और दबाव बीजेपी शासित राज्यों पर है। बिहार के बाद हरियाणा में जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी है और ये मांग की है नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी, ताकि जिस समाज का जो हक है उसको मिलना चाहिए। उनसे पूछो क्योंकि करना नहीं चाहते, वो सबका हक देना नहीं चाहते। जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी, ताकि जिस समाज का जो हक है उसको मिलना चाहिए। उनसे पूछो क्योंकि करना नहीं चाहते, वो सबका हक देना नहीं चाहते। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि जाति आधारित बातें करके कांग्रेस प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है और कांग्रेस की मंशा हर किसी को पता है। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हरियाणा में ऐसा सर्वे करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा डेटा परिवार पहचान पत्र पर उपलब्ध है। समाज की एकता अखंडता को जितना बड़ा धक्का पहुंचाने की इनकी मुहिम चल रही है, तुच्छ राजनीतिक कारणों से, ये मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए भी प्रदेशों के लिए भी अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी इस प्रकार की डिमांड ना पहले हुई है ना अब हो रही है, और उसका कारण भी है। कारण ये है कि हमने समाज में जो तकलीफ वाला वर्ग होता है, जो डाउन ट्रोडन है किसी भी कारण से, जो नीडी है, उन सब की आवश्यकता पूर्ति, उनका ध्यान रखना, उनके हित का ध्यान रखना, ये हम पहले से करते हैं। आखिर हमारा फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, इसी काम करने के लिए तो बनाया हमने। अगर हम बीपीएल की संख्या गिने तो पहले तो सिर्फ 1,20,000 रुपया वार्षिक आय जिसकी होती थी उसी के नीचे बीपीएल होता था, और हमारे राशन कार्ड भी 23-24 लाख ही थे। लेकिन हमने पीपीपी बना करके उस स्लैब को बढ़ाया, 1,80,000 किया। राशन कार्ड की संख्या जहाँ तक है वो 30 लाख से ऊपर 34 लाख हो गई है। हमारा ये जो आयुष्मान कार्ड का आंकड़ा है ये भी 1,80 तक 29 लाख ये हो गया था, 29.5 लाख, 8 लाख अगला हमने 3 लाख तक का ये कर दिया, 37 लाख परिवार हो गए। कुल 70 लाख परिवार हैं। 55% लोगों को हमने इस प्रकार की राहत देने का प्रावधान किया है। जिनको जो नहीं मांगते थे उनको भी हम दे रहे हैं। यानी 12.5 लाख राशन कार्ड तो हमने उनके घर बैठे बनाए हैं। 1 लाख से ऊपर हमने ओल्ड एज पेंशन जिन्होंने हमसे आके मांगी नहीं, उनको वेरीफाई करके उनके घर जा करके दे रहे हैं। तो ये जो सारा कुछ सुविधाएं हम देते हैं, इसमें हमारे यहाँ कोई परिवार ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई आवश्यकता पूर्ति नहीं होती हो। और हम तो अगर मान लो ये नौकरियों का जो किया है ट्रांसपेरेंट तरीका, सबसे ज़्यादा उन गरीब परिवारों के लोग लगे हैं। 1,10,000 जो नौकरियां अभी तक दी हैं, जिनके बच्चों को कोई पूछता नहीं था, कितने ही वो टैलेंटेड हो जाते थे, आज नौकरी मिलने के बाद उन परिवारों के अंदर जब समाचार पहुंचता है तो वो समाचार जब पहुंचता तो उनको हैरानी होती कि अच्छा हमें नौकरी लग गई। सियासत से तो जाति जाने का नाम नहीं लेती, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जाति धर्म को लेकर गजब का आदेश दिया है। हरियाणा में अब एफआईआर में जाति धर्म का जिक्र नहीं होगा। विशेष मामलों में जिक्र करने पर कारण बताना होगा। हरियाणा डीजीपी ने हाईकोर्ट में पेश किया हलफनामा। कुछ मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में नहीं करेंगे जाति धर्म का जिक्र। धार्मिक मामलों में धारा 295 के तहत जाति धर्म का जिक्र जरूरी। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि अपराधियों की जाति धर्म न पूछी जाए, यानी एफआईआर लिखते समय उनकी जाति और धर्म का जिक्र न हो। हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी से इस प्रथा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी थी। बहरहाल अब हरियाणा में कुछ विशेष मामलों को छोड़ दें तो जाति धर्म नहीं लिखा जाएगा, लेकिन देखना यह होगा कि राजनीति में जाति धर्म की रवायत कब खत्म होती है। क्या ऐसा दिन भी आएगा जब राजनेता जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और इस जाति और धर्म की राजनीतिक जंग के बाद अब बात करते हैं उस असली जंग की जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, टेंशन बढ़ा रखी है। जहां बिल्कुल हम बात कर रहे हैं इजराइल के युद्ध की। इजराइल और हमास के बीच जो ज़बरदस्त जंग छिड़ी है, वहां पर सैकड़ों भारतीय भी फंसे हुए हैं। इन भारतीयों की जान बचाने के लिए किस तरीके से भारतीय दूत वहां पर पहुंचे और भारतीयों को सलामत हिंदुस्तान ले आए।
बमबाजी, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, हर तरफ विस्फोट, हर तरफ दहशत, चीख पुकार, यलगार, ललकार और तबाही का मंजर। यह आलम है इजराइल और हमास के बीच युद्ध का। हमास ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने हमास को हमेशा के लिए मिटाने की शपथ ले ली। इजराइल ने शपथ ली है कि वो ऐसा सबक सिखाएगा कि कई जन्मों तक हमास को याद रहेगा। इसके बाद से ही इजराइल का अटैक जारी है। इजराइल गाजा पर चढ़कर गरज रहा है, बम बरसा रहा है, रॉकेट दागे जा रही हैं और हमास आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। इजराइल के हमले का हमास जवाब भी दे रहा है और दोनों तरफ मौत का मंजर देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें चुटकियों में तबाह की जा रही हैं। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। इजराइल ने ठान लिया है कि वो हमास को बर्बाद करके ही छोड़ेगा और 7 दिनों से इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इजराइल का कहना है कि इस बार हमास को पूरी तरह जड़ से खत्म कर देंगे। किसी तरह का समझौता किए बिना इजरायली सेना पूरी ताकत से गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट के इस बयान के बाद इजराइल ने गाजा पर हमले के लिए 1 लाख सैनिक भेजे हैं। 3,60,000 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को जुटाया जा रहा है। सभी को अंदेशा है कि इजराइल गाजा पर जमीनी कब्जा करने जा रहा है। इस युद्ध में जान और माल की दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। जहां बड़े पैमाने पर हमास के आतंकी मारे गए हैं, वहीं इजराइल के सैकड़ों लोग भी अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल की जनता दहशत में है और दहशत में वहां रह रहे हिंदुस्तानी भी हैं। हालांकि हिंदुस्तानियों को सकुशल भारत लाने के लिए भारत सरकार ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। We will share with you information about further flights as they are finalized. This is still an evolving situation. You are aware, External Affairs Minister took a preparatory meeting earlier in the day. We're also in touch with our, of course, with our embassy in Tel Aviv, our representative office in Ramallah, as well as with our neighboring, the missions in our neighboring, in the neighboring countries there, particularly Jordan, Syria, Egypt, etc. And we are keeping a close watch on developments as well as what steps we need to take to assist Indian citizens who are in Israel. हिंदुस्तानियों को महफूज भारत लाने के लिए हिंदुस्तानी दूत इजराइल के खौफनाक मंजर में पहुंच चुके हैं और भारतीयों की वापसी भी शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन अजय के तहत पहला जत्था इजराइल से भारत पहुंचा, जिसमें 212 लोग शामिल हैं। इजराइल के खौफनाक मंजर से निकलकर हिंदुस्तान पहुंचने पर इनमें खुशी की लहर है। हमको पूरा कोऑर्डिनेट किया गया था और हमारा फ्लाइट अरेंजमेंट कैसे क्या करना है पूरा स्केड्यूल हमको बताया गया था। उसके हिसाब से हमको गाइड करके लेके आए। माहौल तो जब वॉर होता है किसी भी कंट्री में माहौल तो ऑफकोर्स सेम ही रहता है हर जगह पे। और हाँ, काफ़ी डरावना था। एनीवेज वी हैव कम आउट ऑफ दैट। इंडियन गवर्नमेंट हम लोग के बारे में सोचती है, एटलीस्ट कि हम लोग हैं वहाँ पे, हम लोग के बारे में चिंता करती है, हमें लाने के लिए सोचती है, मिशन चलाती है। बहुत अच्छा लगता है। इसी की वजह से हम लोग ज़्यादा चिंता में थे क्योंकि इसको लेके शेल्टर में जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप लोग वहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? हम लोग वहाँ पोस्ट ऑफ है, आफ्टर PhD पोस्ट ऑफ रिसर्च कर रहे हैं। तो इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है। इसके साथ ही सभी देशों को यहाँ रहने वाले अपने नागरिकों की भी चिंता खाई जा रही है। यहाँ भारतीयों की भी अच्छी खासी संख्या है।
जिसे लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को इस जंगी माहौल से बचाने के लिए अपना पहला कदम उठा लिया है। अपनी पहली प्रतिक्रिया के तौर पर भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू कर दिया है। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा रहा है। सरकार ने ऐसा कंट्रोल रूम भी बनाया है जो 24 घंटे तक एक्टिव रहेगा। इसके जरिए वहां के हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक इजरायल में इस समय करीब 18,000 भारतीय रह रहे हैं। गाजा में इजरायल पूरे दम से चढ़ाई कर रहा है। इजरायल को अमेरिका समेत कई देशों का खुला समर्थन मिल रहा है। वहीं मुस्लिम देश गाजा पट्टी के सपोर्ट में खड़े दिख रहे हैं। लेबनान से भी तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सभी भारतीयों की वापसी सुनिश्चित करवाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। जन प्रतिनिधियों को अधिकार मिलने चाहिए। सरकार हमेशा से ही इस बात को लेकर लगातार नए नए फैसले लेती आई है। अब हरियाणा सरकार ने एक और फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक अब मेयर्स को ये पावर दी गई है कि वो जूनियर इंजीनियर स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड कर सकते हैं। बहरहाल मेयर्स को जो ये पावर मिली है, सस्पेंशन का जो अधिकार मिला है, अब देखना ये होगा कि इस हथियार का कहीं मेयर्स दुरुपयोग तो नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में राज्य की नगर निगमों के मेयरों और सीनियर डिप्टी मेयरों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यमंत्री ने एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नगर निगमों के चेयरमैन को जेईई के साथ ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को सस्पेंड करने के लिए अधिकृत कर दिया है। आइए जानते हैं इस बैठक में और कौन से फैसले लिए गए। मेयर जेईई और ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को सस्पेंड कर सकेंगे। मेयर की प्रशासनिक स्वीकृति 2.5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हुई। शहरों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय और क्रियान्वयन में मेयर पार्षद की बड़ी भूमिका होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मेयर एक बड़े क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में पंचायती राज संस्थानों के लिए भी सत्ता का विकेंद्रीकरण कर कई प्रकार के अधिकार दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में कहा कि वे लोगों को इस बारे में जागरूक करें, जिससे मॉडल टाउन जैसी पुरानी कॉलोनियों में चल रही शॉपिंग मॉल जैसी गतिविधियों को कानूनी रूप में नियमित करवाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्य वित्त आयोग की तरफ से नगर निगमों को तीसरी तिमाही का लगभग 600 से 700 करोड़ रुपए आवंटित किया जाना है। मेयर अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का अनुमान तैयार करें और शीघ्र ही इसे सरकार को भिजवाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। 404 कॉलोनियां नियमित की गईं, जिनमें से 151 कॉलोनियां नगर निगमों के अंतर्गत आती हैं। नगर निगमों का दायरा बढ़ने से कई गांव नगर निगम में शामिल हुए। गांवों में लाल डोरे के दायरे से बाहर बनाई गई कई कॉलोनियां, जिसमें कृषि भूमि भी शामिल है। वहीं किसानों का हित देखते हुए नगर निगमों ने लगभग 4 करोड़ रुपए का संपत्ति कर लगाया था, जिसे अब लौटाना होगा, क्योंकि कृषि भूमि पर किसी प्रकार का संपत्ति कर नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही मनोहर सरकार ने कहा कि इन कॉलोनियों का सर्वे भी करवाया जाएगा, जिससे वहां की संपत्तियों का भी क्रय और विक्रय हो सके। शहरों में प्रॉपर्टी आईडी बनाना एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन मनोहर सरकार ने कुशलता से उसे पूरा कर लिया है, जिसके लिए एक एसओपी भी तैयार की जा रही है। बहरहाल लगातार एक के बाद एक कैबिनेट की बैठक और जनहित में लिए जा रहे फैसलों को देखकर जरूर कहा जा सकता है कि प्रदेशवासियों को इन फैसलों से राहत जरूर मिलेगी। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो के आखिर में अब बात करेंगे एक दुखद भीषण सड़क हादसे की। सोनीपत के केएमपी राजमार्ग पर एक ट्रक ने आज एक पिकअप को टक्कर मार दी। इस पिकअप में 5 मजदूरों की मौत हो गई। ये तस्वीरें हैं कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल
झज्जर के गांव रैया का रहने वाला विजय कुमार अपनी पिकअप गाड़ी लेकर उत्तर प्रदेश गया था। वहां से वो धान काटने के लिए मजदूरों को लेकर लौट रहा था। यूपी के जिला लखीमपुर और हरदोई से 26 मजदूर पिकअप में सवार होकर चले थे। शुक्रवार सुबह जब उनकी गाड़ी गांव पिपली के पास पहुंची तो चालक ने गाड़ी रोक दी। इस दौरान मजदूर बाहर उतर गए थे। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी को पीछे से भयंकर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी पलट गई, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई और कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर झज्जर जा रहे थे धान काटने, 33 हम लोग उधर पीछे चट मार दिया ट्रक वाले ने। 33 में 5-6 बच्चे हैं, सारे घायल हैं। 4 तो मर गया, 2 बचने वाले नहीं बेचे हैं। 8:30 बजे शाम को 6 बजे सुबह तो वही खड़ी है, वो तो खाई में पड़ी है। डाला है जो उसको बोलता है पिकअप, वो एक ट्रक वाला था। यहाँ धान काटने आ रहे थे हम लोग अपने से, यहाँ पर से एक ही है। अच्छा जी। हाँ, रास्ते में ये ऐसा हो गया। अरे वो हमारा जो मालिक जो हमको ले जा रहा था, जिसके पास हम जा रहे थे, हाँ, ना तो उसका नंबर है, वो वही है डाला जिसका वहाँ। अच्छा जी। वही है, वो तो साथ में नहीं, उसका नाम भी नहीं पता, नहीं तो नाम पता। बंदे करते थे पीछे। अच्छा जी। और पीछे ने टक्कर मार दिया। 4 आदमी। 4? हाँ, बाकी 5-6 बंदे घायल हो गए। यूपी से जीरी काटने। कहाँ? झज्जर। ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, ये कोई बोलेरो पिकअप था, इसको पीछे से डंपर ने टक्कर मारी थी। तो तकरीबन 2 हमारे पास ब्रॉड डेड आए हैं, जिनकी हमने PI कर दी है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। और 21 या 22 के करीब हमारे पास इंजर्ड है टोटल, जिनको हमने फर्स्ट एड देके PGI रोहतक के लिए रेफर कर दिया है। ये पता चला है कि कोई ये धान काटने की लेबर थी। ये हरदोई और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में है, वहाँ से ये कुछ सोनीपत और कुछ झज्जर के लिए आए थे। तो यही हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है फिलहाल तो यही है। और इनका पीछे से जो सवारी कोई बोलेरो पिकअप है, उसमें ये बैठ के आ रहे थे और पीछे से किसी डंपर ने इनको टक्कर मारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सन्नी मलिक, सोनीपत। बिग न्यूज बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज बिग शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।